गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने खेती से आई तब्दीलियाँ यह पाठ हम आधा पढ़ चुके थे। पाठ को मैं वापस थोड़ा सा बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और आज हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पाठ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। देखिए लेसन में लिखा है, लेसन का नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। तब्दीलियाँ मतलब परिवर्तन। खेती करने के बाद मानव सभ्यता में कौन कौन से परिवर्तन हुए उसी के बारे में नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखते हैं। जो नेहरू जी हैं वो अपनी बेटी को पत्र लिखते इस पाठ में वो क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह से आदि मानव के रहन सहन थे और किस तरह से आदि मानव के होने के बाद मनुष्य प्रगति करता गया। उसने खेती करने को सीखा, धीरे धीरे उसकी सभ्यता का विकास हुआ और इसी के साथ साथ जो समाज में अमीरी और गरीबी है और जो बचत प्रणाली है इस पर भी नेहरू जी प्रकाश डालते हैं। लेसन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नेहरू जी अपनी पुत्री को ये कहते हैं कि जिस तरह से वह सबसे पहले अपनी पुत्री को ये बताते हैं कि जो पिछला खत था तो उसमें मैंने कामों के जो अलग अलग किए जाने का हल था उसे बताया था। किस तरह से कि बिल्कुल शुरू में जब आदमी शिकार करके अपना गुजर बसर करता था, अपनी जीविका चलाता था, उस समय उसके काम बटे हुए नहीं थे, कामों का कोई विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास केवल एक ही काम था, शिकार करना और खाना। और मुश्किल भर से शिकार वो कर लेता था और मुश्किल भर से उसको खाने को मिलता था, यानी जितना मिल जाता था बस उतने से ही वो गुजारा कर देता था। उसके बाद सबसे पहले नेहरू जी कहते हैं कि सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच काम बंटना शुरू हो गया था। मर्द शिकार करता था और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी, यानी उनकी देखभाल करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा था तो बहुत सी नई नई बातें निकली होगी। सबसे पहली बात क्या हुई थी, जैसे ही व्यक्ति ने खेती करना सीखा तो सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ कि काम कई हिस्सों में बट गए थे। काम अब सबके बट गए थे। कुछ लोग शिकार खेलते तो कुछ खेती करते तो कुछ हल चलाते, यानी हर एक व्यक्ति के पास उसका अलग अलग काम था। और जो जो विकास होता गया, जो जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे, यानी और नया नया व्यवसाय उन्होंने सीखा और उसमें वो पक्के हो गए। खेती करने का नेहरू जी क्या कहते हैं अपनी पुत्री इंदिरा को समझाते हुए कि खेती करने का दूसरा एक अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बनने लगे। कस्बे का मीनिंग लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कस्बे मतलब क्या, तो गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। लेखक कहते हैं कि खेती करने का अच्छा नतीजा, अच्छा परिणाम यह हुआ कि गांव और कस्बे बनने लगे और इसमें लोग आबाद होने लगे। आबाद होना मतलब बसना। खेती के पहले लोग क्या करते थे, केवल इधर उधर घूमते थे, शिकार करते थे और उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। लेखक यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते थे, शिकार करते थे और उनका एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था क्योंकि शिकार हर जगह मिल जाता था। इसके सिवा गाय बकरियों को भी उनको चराने जाना पड़ता था, चरागाहों की ज़रूरत पड़ती थी और एक ज़मीन पर चरने के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं हो पाती थी, इसलिए सारी जाति को एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतर करना पड़ता था, प्लेस को चेंज करना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनके लिए सबसे इजी हो गया कि वो उसी ज़मीन के पास रुककर रहने लगे, यहाँ से वहाँ उन्हें नहीं जाना पड़ता था क्योंकि खेती करने के लिए एक ही ज़मीन की देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। उस ज़मीन को वे जोतकर, बोकर, उस पर हल चलाकर, उसमें बीज बोकर उसे छोड़ नहीं सकते थे। अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर फसल पैदा नहीं होगी। उन्हें साल भर तक
लगातार खेती का काम लगा ही रहता था। यानी एक बार अगर बीज बो दिया तो फसल को बड़ा करने में, फसल पूरी होने में, फसल को निकालने तक साल भर का काम हो जाता था, साल भर का समय। साल भर खेती का काम लगा रहता था। इस तरह से गांव और शहर बन गए और मनुष्य खेती करना सीख गया था, और खेती करने के कारण वो एक जगह पर स्थायी रुकना शुरू हो गया, यहाँ से वहाँ नहीं घूमता था, यानी अपनी रहने की जगह को वो नहीं बदलता था। तो इस तरह से गांव और कस्बे भी बनने लगे और आबाद होने लगे। अब लेखक अपनी पुत्री को ये कहते हैं कि दूसरी बड़ी बात खेती करने से पैदा हुई वह यह कि आदमी की ज़िंदगी और ज़्यादा आरामदेह हो गई, है ना। आरामदेह क्यों हो गई? पहले वो शिकार करता था, तो शिकार करने से क्या होता था, उसे लिमिटेड खाना मिलता था। एक मात्रा सीमित थी कि जितना मिला है, एक तो उस खाने को शिकार करता था तो मांस खाता था, तो मांस को तो वो स्टोर नहीं कर सकता था, उस ज़माने में कोई फ्रीज व्रीज नहीं थे, तो वो क्या करता था, जितना मिला है बस उसे ही खा पी कर गुजारा बसर कर लेता था। लेकिन खेती करने से एक बात में बहुत परिवर्तन आया कि खेती से ज़मीन में अनाज बहुत सारा पैदा होने लगा, और अनाज पैदा करना पूरे दिन शिकार खेलने से बहुत ज़्यादा आसान था। और इसके सिवा अनाज इतना सारा हो जाता था कि जिसे वे एकदम नहीं खा सकते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, इसके लिए मनुष्य उस अनाज को सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, लेखक क्या कहते हैं कि एक मज़े की बात और है कि जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। लेखक क्या कहते हैं कि एक मज़े की बात और है, जब आदमी केवल शिकारी था, निपट मतलब क्या, कि एकदम केवल, तो जब वो एकदम शिकारी था तो वो क्या करता था, किसी तरह से अपना पेट भर लेता था, कुछ जमा नहीं कर सकता था। उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। उस समय उसके पास बैंक भी नहीं थे कि जहां पर वह अपने रुपए, अपनी दूसरी चीज़ें रख सके। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। न तो बैंक की व्यवस्था थी, न कोई चीज़ को स्टोर करने की व्यवस्था थी, तो क्या करना है, रोज़ शिकार खेलना है और रोज़ इस तरह से खाना जमा करके खाना है। अब खेती करने से क्या हुआ, खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। खेती से क्या होता था, एक ही बार में वो फसल पे काम करता था, खेती का काम करता था, एक ही बार में फसल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती थी। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था, जो एक्स्ट्रा खाना होता था उसे वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया, और इसी तरह से लोग क्या करते थे, अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा अनाज जो है उसे स्टोर करना शुरू कर देते थे। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसीलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। लोगों के पास जो एक्स्ट्रा अनाज है वो इसके कारण होता था क्योंकि वो खेती करते समय बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, और जितना उन्हें पेट भरने के लिए ज़रूरी था उससे कई ज़्यादा मेहनत होती थी। तुम्हें मालूम है आजकल बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। नेहरू जी अपनी पुत्री को यह समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता होगा कि आजकल तो बैंक की व्यवस्था है, बैंक खुले हुए हैं और वहाँ पर लोग अतिरिक्त रुपए जो है वो क्या करते हैं, जमा करते हैं, और जब चाहिए तो उसे चेक लिखकर निकाल सकते हैं, यानी विड्रॉ कर सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है। लेखक क्या कहते हैं अपनी पुत्री से कि यह रुपया कहाँ से आता है जो बैंक में जमा किया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि अगर तुम गौर करो, अगर तुम इस बात पर ध्यान दो तो तुम्हें पता चलेगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बारगी मतलब एकदम, यानी ऐसे पैसे हैं ये जिसे लोग एकदम में खर्च नहीं कर सकते। इसे वे बैंक में रखते हैं, यानी उस एक्स्ट्रा पैसे को वो बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। लेखक यहाँ पर अमीरी और गरीबी के मापदंड भी बताते हैं अपनी पुत्री को। लेखक क्या कहते हैं, जिसके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है वो अमीर है, और जिसके पास कुछ नहीं है वे गरीब है।
आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। लेखक अपनी पुत्री को ये समझाते हैं कि आगे तुम्हें पता ही होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है ना। क्या समझाते हैं कि ये एक्स्ट्रा मनी आती कहाँ से है और इसका सबब मतलब कारण। इसका कारण यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है, बल्कि इसका रीज़न ये है कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है ना। मतलब जो व्यक्ति काम नहीं करते, क्यों नहीं करते काम, उनके पास कुछ तो होगा ना सेविंग एक्स्ट्रा, तभी तो वो काम नहीं करते। तो लेखक यही कहते हैं कि जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। मतलब जो मेहनत करते हैं, मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है और मेहनत करते हैं तो भी क्या होता है, उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और उसे क्या होता है, उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। ओके, सो खाली हाथ रहना यह एक मुहावरा है, मतलब पास में कुछ होना। मतलब जो व्यक्ति पसीना बहाता है, पसीना बहाना भी एक मुहावरा है। पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। सो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है उसे भी खाली हाथ रह जाना पड़ता है, यानी उसके पास भी बाद में कुछ नहीं होता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। लेखक यहाँ पर व्यंग करते हैं, क्या बोलते हैं कि यह समाज की कितनी बुरी व्यवस्था है, कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग यही समझते हैं कि इसी व्यवस्था के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए सिर न खपाओ। लेखक अपनी बेटी से ये भी कहते हैं कि अभी जो बातें मैं तुमको बता रहा हूँ, शायद तुम्हारे अमीर और गरीब जो मापदंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ अमीरी और गरीबी का, तो शायद ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए तुम इसमें अपना सिर न खपाओ। सिर न खपाना यह भी एक मुहावरा है जिसका मीनिंग है बहुत बुद्धि लगाना। सिर न खपाना मतलब बहुत बुद्धि लगाना। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। लेखक कहते हैं कि थोड़े दिन में जब तुम और बड़ी हो जाओगी तब तुम इसे समझने लग जाओगी। इस वक्त तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। अपनी बेटी से क्या कहते हैं लेखक कि अभी तो तुम्हें बस इतना ही जानना पर्याप्त है, इतना ही जानना इनफ है तुम्हारे लिए कि खेती के कारण जो व्यक्ति को उस समय खाना मिलने लगा था वह एक साथ तो खा नहीं सकता था, तो यह जमा कर लिया जाता था, उसे स्टोर कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। उस ज़माने में कब, जब खेती का विकास हुआ था, व्यक्ति ने खेती को करना सीखा था, तो उस समय जब एक्स्ट्रा अनाज होता था तो उसके पास कोई बैंक नहीं था, न रुपए थे। जिसके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। उस ज़माने में कोई रुपए पैसे नहीं थे, केवल एक्स्ट्रा अनाज होता था और बहुत सारी गायें होती थी, भेड़ें होती थी, ऊँट होता था, है ना, और केवल अनाज होता था, यानी पेट्स होते थे और उसकी फसल होती थी किसान के पास। तो उस समय में ऐसे व्यक्ति ही, न रुपया था न कुछ बैंक थी कहीं पर जमा कर सके, न पैसा था, तो उस समय जिसके पास बहुत सारी खेती की फसल है, बहुत सारा अनाज है स्टोर किया हुआ, बहुत सारी गायें हैं, भेड़ें हैं, ऊँट है, बकरियां हैं, तो उस समय वे ही व्यक्ति अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू, तुम्हारा पिता, तुम्हारा पापा जवाहरलाल नेहरू, ऐसा कहकर लेखक जो है यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो जो अपना पत्र है उसे वहाँ पर स्टॉप करते हैं। यानी जो लेखक है उन्होंने इस पाठ में अपनी पुत्री को क्या समझाया है कि किस तरह से जो आदि मानव था, है ना, किस तरह से जो आदि मानव था उसने अपना विकास किस प्रकार से किया था और किस तरह से आदि मानव ने खेती करना सीखा। खेती करने के बाद
खेती करने के बाद कौन सा परिवर्तन हुआ, किस तरह से खेती करने के बाद व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में विकास होता गया, चेंजेस होते गए, परिवर्तन होते गए, सभ्यता का विकास हुआ। और साथ ही साथ अमीरी और गरीबी, ये जो इसके बीच की दूरी है, और बचत प्रणाली, इस पर भी लेखक ने इस लेसन में प्रकाश डाला है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लेसन स्टॉप करती हूँ।